कैसे हैं आप सभी। राधे राधे सभी को। और सेक्शन नंबर 1 से 5 हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था। फिफ्थ सेक्शन हालांकि हमारा अच्छे से नहीं हो पाया था, खाली ओवरव्यू हुआ था उसका, तो आज उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हमारा चल रहा है, जिनको नहीं पता हो उनको मैं बता दूं। और जिन्होंने सेक्शन नंबर 1 से सेक्शन नंबर 5 नहीं देखे हैं उनके लिए भी मैं बता दूं कि आप जो है चैनल पे जाके वहाँ पे लाइव वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। 2 वीडियोस अपलोड है जिसमें आपको सेक्शन 1 से 5 तक के बारे में पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। हिंदू मैरिजेस हेडिंग का नाम, टाइटल आप पढ़ सकते हैं हिंदू मैरिजेस। एंड सेक्शन 5 क्या बात करता है, कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज की। हिंदू मैरिज के लिए कौन कौन सी कंडीशंस वैलिड होती हैं। अगर दो लोग जो हिंदू है वो शादी करना चाहते हैं तो कौन कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना जरूरी है, और अगर आप ये कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हो तो उसका क्या इफेक्ट होगा वो भी हम देखेंगे। A marriage may be solemnized between any two Hindus if the following conditions are fulfilled, namely दो लोगों के बीच जो हिंदू है मैरिज सोलमनाइज तभी हो सकती है अगर फॉलोइंग कंडीशंस फुलफिल हो। अब याद रखना यहाँ पे हिंदू से मतलब किससे है, बौद्ध जैन सिख से भी है। हमने पढ़ा था सेक्शन 2 में कि जहां जहाँ पे हिंदू वर्ड यूज होगा वहां वहां पे उसका मतलब सिर्फ हिंदू से नहीं होगा, उसमें हमारे बौद्ध भी आएंगे, जैन भी आएंगे, सिख भी आएंगे। ठीक है, तो जब कभी मैं हिंदू वर्ड यूज करता हूँ तो आपको मान के चलना है उसमें बौद्ध जैन सिख की बात भी हो रही है। नेक्स्ट, कौन कौन सी कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है आपकी दैट नीदर पार्टी हैज अ स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। स्पाउस का मतलब आपका जो पार्टनर है, अगर पार्टनर का मतलब हो गया आपका, ऐसे समझ लीजिए कि अगर वाइफ है तो उसका कोई हस्बैंड जिंदा ना हो, और अगर हस्बैंड मतलब वाइफ हस्बैंड नहीं, अगर लड़का है तो लड़के का कोई वाइफ है, लड़की कोई वाइफ जीवित ना हो, और अगर लड़की है तो उसका कोई हस्बैंड जिंदा ना हो जब शादी करनी है उस वक्त। ठीक है। दूसरी कंडीशन है एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी दोनों की बात हो रही है। एक के हो एक ना हो ऐसा नहीं चलेगा। क्या नहीं होना चाहिए, नीदर पार्टी इज इनकेपेबल इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट। तो देखो जब भी हम कंसेंट की बात करते हैं ना तो यहाँ पे मार्क कर लो, रीड विद रीड विद सेक्शन नंबर कौन सा, 14, सेक्शन नंबर 14 जो कि किसका, आईसीए का, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है, आईसीए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन नंबर 14 जो कि बात करता है फ्री कंसेंट को लेके। तो यहाँ पे वैलिड कंसेंट में हम उसको भी लेके चलेंगे, सेक्शन नंबर 14 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जो कि बताता है कब आपका कंसेंट फ्री होगा और कब नहीं होगा, जिसमें 5 सिचुएशन बताएगी। क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, मिसप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, इनकेपेबल का मतलब ये है कि किस तरीके से इनकेपेबल ना हो। तो आगे पढ़ते हैं इसमें, कंसिक्वेंस ऑफ अनसाउंडनेस माइंड। अगर वो अनसाउंड है तो देखो, हम अनसाउंड किसे कहते हैं। अनसाउंड का मतलब ये होता है, अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं आपको तो, कि कोई भी पर्सन जिससे अगर आप कोई सवाल पूछो तो अगर वो सवाल को समझ नहीं पाता है या फिर सवाल का रैशनल आंसर नहीं दे पाता है तो हम ये कहते हैं कि वो पर्सन अनसाउंड माइंड का है। अब ये अनसाउंडनेस ऑफ माइंड जो है ना, इंटरवल्स पे भी हो सकते हैं, डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम पे भी हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है वो कभी अनसाउंड माइंड का हो, कभी वो अनसाउंड माइंड का ना हो। तो जिस वक्त वो अनसाउंड माइंड का है उस वक्त हम उसको इनकेपेबल मानेंगे वैलिड कंसेंट देने के। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आता है तो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट, कि वैसे तो कंसेंट दे सकता है वो, बट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम अ मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच काइंड और टू सच इस प्रकार का, या उस सीमा तक, टू सच एक्सटेंड एज टू बी अनफिट फॉर मैरिज। देखो, अनफिट फॉर मैरिज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनफिट फॉर मैरिज का मतलब क्या है, इसी से हम इसकी एक्सप्लेनेशन निकालेंगे इस सेक्शन की। अनफिट फॉर मैरिज का मतलब ये होता है कि मान लो कि एक लड़का है जिसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत फ्रीक्वेंटली गुस्सा आता है, हाई टेम्पर का है वो और बहुत जल्दी फ्यूरियस हो जाता है। तो अगर कोई लड़की किसी ऐसे लड़के को पसंद करे जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो अनसाउंड माइंड का नहीं है, वो साउंड माइंड का है, कंसेंट भी दे सकता है वैलिड, वो अपना सब कुछ है। बस एक ही दिक्कत है कि उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत जल्दी जल्दी वो जो है नाराज हो जाता है। तो क्या ऐसे इंसान के साथ अगर उस लड़की की शादी करा दी जाए तो क्या वो सही होगा, हम कह सकते हैं कि वो लड़का फिट है मैरिज के लिए। देखो, जब शादी होती है ना हिंदुओं में, तो उसमें क्या होता है, लड़का और लड़की एक ही साथ रहते हैं, एक घर में रहते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि कभी उस लड़की से कुछ गलती हो जाती है, छोटी सी मिस्टेक हो जाती है, मान लीजिए सब्जी में नमक तेज हो गया ठीक है, जैसा हम आपसे कहते हैं, और उस लड़की को गुस्सा आ गया, तो वो गुस्से में हो सकता है उसे कोई चीज उठा के फेंक के मार दे, या उसको कोई
और तरह की फिजिकल इंजरी दे दे, किसी भी तरीके की उसके साथ मारपीट कर सकता है, क्रुएल्टी कर सकता है, तो ऐसा इंसान क्या हम कह सकते हैं मैरिज के लिए फिट है? नहीं ना। और अल्टीमेटली वो शादी का आगे जाके क्या होगा? वो शादी, या तो वो लड़का लड़की के साथ कुछ गलत कर देगा, कुछ ऐसी चीज जो कि ऑफेंस बन जाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि लड़की आगे जाके क्रुएल्टी के बेस पे उससे डाइवोर्स ले ले। तो ऐसी से शादी जो टिकनी ही नहीं है, उसको हम लॉ जो है अलाउ नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे अनफिट फॉर मैरिज का वर्ड यूज किया गया है कि अगर आप भले ही कंसेंट देने के काबिल हैं, फिर भी अगर आपको इस किसी तरीके का ऐसा मेंटल डिसऑर्डर है, ऐसा मेंटल डिसऑर्डर जो ये बताता है कि भैया आपकी शादी आगे नहीं टिकेगी, तो आप जो है फिट नहीं कहे जाओगे मैरिज के लिए, आप अनफिट कहे जाओगे। आप सेक्शन 5 की कंडीशंस फुलफिल नहीं करते हो, इसलिए आप शादी सोलमनाइज नहीं कर सकते। दूसरा यहाँ पे आगे आता है इसमें प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। अब देखो प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन में ना हम मेन और वुमेन दोनों को लेके चलेंगे। जब बात प्रोक्रिएशन पे होगी, प्रोक्रिएशन का सिंपल मतलब ये होता है कि आप बच्चे पैदा नहीं कर सकते हो। अगर हम मेन की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे इम्पोर्टेंट का। अगर हम वुमेन की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम वर्ड यूज करेंगे इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मतलब ये होता है कि जो फर्टाइल ना हो, यानी कि जो प्रेग्नेंट ना हो सके वुमेन, उसको हम बोलते हैं इनफर्टाइल। और अगर मेन की बात करेंगे तो इम्पोर्टेंट। तो अगर कोई मैन है या वुमेन है जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता है, तो वो शादी के लिए अनफिट कहा जाएगा, और ऐसे लोगों के बीच भी शादी सोलमनाइज नहीं हो सकती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5। और इसमें आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है ये कहता है कि हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसेनिटी। रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसेनिटी का मतलब होता है कि आपको समय समय पे बार बार पागलपन के दौरे आते हो। पागलपन के दौरे कैसे किसी तरीके के भी हो सकते हैं कि आप जो है अचानक से ऐसा बिहेव करने लगते हो जो बहुत ही एबनॉर्मल होता है, जो कोई नॉर्मल इंसान बिहेव ना करे। इस तरीके से आप उससे अलग एक तरीके का एबनॉर्मल बिहेव करने लगो, आप जो है बच्चे की तरह एक्ट करने लगो, अचानक से जिद करने लगो, या आपकी बॉडी बहुत जो शेक करने लगे, आप एकदम से जमीन के ऊपर लेट जाओ और एकदम से बॉडी शेक करने लगे आपकी, जैसे कांपने लगती है, करंट लग रहा हो आपको, इस तरीके से तो पागलपन के दौरे आते हैं आपको। और ये टाइमली आते हैं आपको। थोड़ा टाइमली का मतलब ये होगा कि समय समय पर आते रहते हैं, कि आपको हो सकता है दिन में एक दो बार आ जाए, या हो सकता है हर हफ्ते या हर महीने आते हैं, इस तरीके के। तो ऐसे जो अटैक्स होते हैं पागलपन के, उनको हम रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी कहते हैं। और अगर ये आते हैं आपको, तो आप जो है वॉइड करते हो सेक्शन 5 की कंडीशंस को, और इसलिए आप जो है वेरी सोलमनाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसमें आता है अगली सेक्शन, क्या कहता है, द ब्राइड ग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड हैज द एज कंप्लीटेड द एज ऑफ 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ मैरिज। जिस वक्त शादी की नी जानी है उस वक्त ब्राइड ग्रूम का मतलब क्या होता है? देखो ब्राइड ग्रूम का मतलब ये है लड़के से, ब्राइड ग्रूम का मतलब ये है लड़के से, और यहाँ पे ब्राइड का मतलब है लड़की से, ये तो आपको पता ही होगा। लड़के की उम्र जो है 21 होनी चाहिए, ये कहता है ये। लड़की की जो है उम्र है वो होनी चाहिए 18 साल। अब ऐसा क्यों है ये तो कानून ही बताएगा, इसका कोई इस खास रीजन तो बताया नहीं गया। अब देखो यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है, ये जो क्लॉज 3 है ना सेक्शन 5 का, जो एज बता रहा है लड़के और लड़की की, अगर आप मान लीजिए कि लड़का 21 साल से कम का है और लड़की 18 से कम की है, या फिर दोनों का अब जो है वैलिड एज नहीं है उनकी दोनों की, या किसी एक की भी वैलिड एज नहीं है, तो ऐसी शादी हम वॉइड या वॉइडेबल होगी ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो इसके लिए ना हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कुछ नहीं बताता इसके लिए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इस बारे में कुछ बात नहीं करता, इसके लिए बात करता है हमारा प्रोटेक्शन, वो प्रिवेंशन और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 बात करता है, जिसका सेक्शन 3 ये बताता है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि लड़का है अगर 21 साल से कम का है, या फिर लड़की जो कि 18 से कम की है शादी करती है, तो हम कहेंगे कि ऐसी शादी वॉइडेबल होगी अंडर सेक्शन 3 ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। ठीक है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में कुछ नहीं बताया गया। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सिर्फ ये कंडीशन बताता है सेक्शन 5 में कि आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र इतनी नहीं होती है तो हम उस पर क्या एक्शन ले सकेंगे वो हमारा बताता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, सिर्फ इसी सेक्शन में, इसी वाले क्लॉज के लिए। क्लॉज 3 के लिए हम सिर्फ प्रोहिबिशन चाइल्ड मैरिज एक्ट देखेंगे, बाकी क्लॉज हमारा चाहे 1 है, 2 है, फोर्थ है और फिफ्थ है, ये हमारा हिंदू मैरिज एक्ट में डील होगा। अगर ये क्लॉज जो वायलेट होता है, इनकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो उनसे हम हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डील करेंगे। सिर्फ क्लॉज 3 के लिए हम प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट देखते हैं, क्योंकि एचएमए साइलेंट है। अब यहाँ पे हम एक बार मार्क कर लें रीड विद, रीड विद मार्क कर लें, इसको रीड करना है आपको सेक्शन 11 के साथ, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन 12 के साथ, और सेक्शन नंबर 3 के साथ। ठीक है, इन सब के साथ आपको इसको डील करना है, हम थोड़ा सा देख लेंगे।
तो हम बात कर रहे थे वैलिड कंसेंट की एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये सब देख लिया था हमने। प्रोग्रेशन के लिए सब, हाँ। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे मार्क करना है रीड विथ सेक्शन 11, सेक्शन 11 के साथ पढ़ना है, इसे 12 के साथ और 18 के साथ। 11 12 जब हम डिस्कस करेंगे तब भी सेक्शन 5 के बारे में बात करेंगे, और सेक्शन 18 जब डिस्कस करेंगे इसी एक्ट का, HMA का, तब भी हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे मार्क कर लें 11 12 और 18, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लॉज 4, क्लॉज 4 क्या कहता है? द पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, ये हमने पढ़ा था। और इसी को सेम से मार्क करें, द पार्टीज आर नॉट द सपिंडर्स ऑफ ईच अदर। देखो फोर्थ और फिफ्थ क्लॉज को ना हम एक साथ पढ़ेंगे। ये क्या कह रहे हैं कि पार्टीज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ना हो। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हमने कहाँ पढ़ा था? सेक्शन 3 में पढ़ा था। जिनको नहीं पता है वो जो है मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया हुआ है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कब आते हैं लोग, और सपिंडास कब कहे जाते हैं एक दूसरे के। सपिंडास जो है ना वर्ड, सपिंडास का मैं एक बाइफर्केशन करके अगर आपको बताऊं, सपिंडास का मतलब होता है सेम पिंड से होना, एक तरीके के सेम पिंड से होना। ठीक है, सेम पिंड का मतलब क्या हो गया? पिंड हम किसे कहते हैं? पिंड आपको आसान भाषा में कहूँ तो आपका जो कुल होता है, आपका जो वंश होता है, उसको हम कहते हैं पिंड। आपको पता होगा कि जैसे हिंदू में एक रिचुअल होता है, हिंदू में, कि जब कोई किसी की डेथ हो जाती है तो उसका पिंडदान किया जाता है, इस उससे कि इस प्रार्थना के साथ कि जो उनकी आत्मा है उनको मोक्ष मिल सके, ठीक है, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इस इच्छा से हम उनके पिंड का दान करते हैं। तो अगर कोई दो लोग जो सेम पिंड से होते हैं तो उनको पिंड दान करने का अधिकार होता है। तो अगर आप सेम पिंड के हो, आपका पिंड एक है, आपका कुल एक है, तो आप एक दूसरे के सपिंदास कहलाते हो। और ऐसे लोगों को हम जो है अलाउ नहीं करते हैं अंडर सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, मैरिज सोलमनाइज करने के लिए। पिंड से मतलब सपिंदास वर्ड कहाँ से आया? सपिंदास वर्ड आया है ऐसे लोग जो सेम पिंड से थे, जो कि जिनका कुल एक होता है, जिनको पिंड दान करने का राइट होता है, ठीक है, अपने ही कुल का। तो अगर दो लोग हैं एक ही कुल से हैं तो उनको दोनों जो है एक ही कुल से बिलोंग करते हैं, तो दोनों के पास अपने जो है अपने कुल का पिंडदान करने का अधिकार होगा। तो ऐसे लोग एक दूसरे के सपिंडास कहलाएंगे। लेकिन कब ऐसा कर सकते हैं हम? कब हम कहेंगे कि हाँ नहीं, शादी सोलमेज हो सकती है? अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स, सेम ही चीज यही है बताएगी, अनलेस द कस्टम और यूसेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स। अगर आपके बीच ऐसा कस्टम चलता है जो कि अलाउ करता है आपको मैरिज सोलमनाइज करने के लिए, तब आप कर सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों के बीच परमिट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़की का कस्टम तो परमिट कर रहा है, लड़के का नहीं कर रहा, लड़के का कर रहा है, लड़की का नहीं कर रहा। लड़का और लड़की दोनों का कस्टम या कोई यूसेज अलाउ करना चाहिए कि आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में हो तब भी शादी कर सकते हो, या सेपिंडास हो तब भी आप शादी कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं अपने अगले सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 5 में इतना ही था पढ़ने के लिए, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना है। सेक्शन 6 हमारा जो है ओमिट कर दिया गया है, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट अमेंडमेंट 1978 के द्वारा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीधे सेक्शन नंबर 7 पे आएंगे जो बात करता है सेरेमनीज फॉर हिंदू मैरिज। कौन कौन सी सेरेमनी है जब आपको शादी करनी है, तो कौन कौन सी सेरेमनी का मतलब ये होता है कि कौन कौन से रिचुअल, कौन कौन सी परंपरा आप निभाते हो, कौन कौन सी रस्में आप करते हो, इन रस्मों के बारे में बात करता है। तो देखो, हिंदू मैरिज एक्ट ने कोई रस्म स्पेसिफिकली नहीं लिखी है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं में हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, सवाद और हर रिलीजन की एक एक रस्म को पता लगाना लिखना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए उसने सिंपली ये कह दिया है कि आपके अपने रिलीजन में जो भी रस्म निभाई जाती है, आपके कस्टम के अकॉर्डिंग, आपके ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, वो सारी आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी। हिंदू मैरिज में भी सोलमनाइज इन अकॉर्डिंग विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी देयर टू। यानी कि या तो लड़की की साइड की सारी रस्मों रिवाजों के हिसाब से आप शादी कर सकते हो, या लड़के के साइड के रस्मों या रिवाजों के साथ आप शादी कर सकते हो। किसी भी पार्टी के रस्मों रिवाजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन से? वो जो जो आपके उसमें फॉलो होते हैं आप वही करो। दूसरी कंडीशन ये कहता है कि वेयर सच राइट्स एंड सेरेमनीज इंक्लूड द सप्तापदी। सप्तापदी का मतलब क्या होता है? देखो, सप्तापदी इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसके ऊपर ना सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट भी आई है, बहुत इंपॉर्टेंट। सप्तपदी का मतलब होता है, सिंपली मैं बताऊं तो, 7 फेरे की रस्म। 7 फेरे जो लेते हैं हम, सेक्रेड फायर, अग्नि को साक्षी मान के जो 7 फेरे लेते हैं उसको हम कहते हैं सप्तपदी। दैट इज, इसमें आगे लिखा भी होगा अगर आप देखोगे तो, दैट इज द टेकिंग ऑफ 7 स्टेप्स बाय द ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड जॉइंटली, एक साथ, बिफोर द सेक्रेड फायर, ठीक है। द मैरिज बिकम्स कंप्लीट, कब कंप्लीट मानी जाएगी? द मैरिज बिकम्स कंप्लीट एंड बाइंडिंग व्हेन द 7th स्टेप इज टेकन। यानी कि जब आप शादी करते हो, जिस भी रस्मों के रिवाजों के साथ करते हो, और अगर आपकी सेरेमनीज में
सात फेरे की रस्म भी शामिल है, और अगर आपने वो रस्म नहीं निभाई तो आपकी शादी कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, बाइंडिंग नहीं होगी एक दूसरे के ऊपर, वो एक वैलिड मैरिज नहीं कही जाएगी, ठीक है। सो सात फेरे लेना बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर एक जजमेंट भी आई थी सुप्रीम कोर्ट की, जजमेंट डॉली रानी वाली जजमेंट है, आप चाहे तो इसमें देख सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बताया था कि अगर आप कोर्ट में जाके मैरिज को रजिस्टर करवा लेते हो, कोर्ट मैरिज कर लेते हो, लेकिन रस्मों को नहीं निभाते हो, सेरेमनीज को नहीं करते हो, खास करके सप्तापदी सात फेरे की रस्म अगर आपकी है रस्मों में शामिल और उसे नहीं करते हो, तो आपकी वो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज वैलिड मैरिज नहीं कहलाएगी, आपकी वो कोर्ट मैरिज वैलिड मैरिज नहीं कहलाएगी। भले आप रजिस्ट्रेशन करवाओ या मत करवाओ, लेकिन आपकी जो सात फेरे की रस्म है वो करना बहुत जरूरी है, अगर प्रोवाइडेड कि आपकी रस्मों में सात फेरे की रस्म शामिल है। तो सप्तापदी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जो जो भी शादी करने का प्लान कर रहे हैं वो याद रख ले कि भाई सात फेरे लेना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि आप कोर्ट में जाओ शादी कर लो और आपकी शादी वैलिड हो जाएगी, उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। आपने रजिस्टर नहीं करवाया तब भी वो वैलिड कहलाई जाएगी। इसके बारे में हम सेक्शन नंबर 8 में पढ़ेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 8, रजिस्ट्रेशन ऑफ हिंदू मैरिजेस क्या कहता है ये? हिंदू मैरिजेस के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है। शादी आपने जो सेक्शन 7 के 5 की कंडीशंस फुलफिल करी, 7 में सेरेमनीज के अकॉर्डिंग अपनी शादी कर ली, अब उसके बाद क्या करेंगे हम? रजिस्ट्रेशन करेंगे। क्या रजिस्ट्रेशन करना हमारा कंपलसरी होता है? देखते हैं क्या कहता है ये सेक्शन। ये कहता है, for the purpose of facilitating the proof of Hindu marriage, the state government may rules provided that the parties to any such marriage may have the particulars relating to their marriage entered in such manner and subject to such condition as may be prescribed in the Hindu marriage register kept for the purpose। यानी कि एक रजिस्ट्रार होता है जो अपने पास एक रजिस्टर रखता है जिसे हम हिंदू मैरिज रजिस्टर कहते हैं, और वो कैसा रजिस्टर्ड होगा कैसा नहीं होगा, कौन उसको मेंटेन करेगा, ये कौन बताता है? ये हमारी बताएगी स्टेट गवर्नमेंट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। ये सिंपली ये कह रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स निकाल सकती है इसके रिगार्डिंग कि जो पार्टीज हैं उनके बीच में जो शादी हुई है, अगर वो चाहे उसका कोई प्रूफ रखना चाहती है, तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी कि आप इस पर्सन के पास जाओ, एक रजिस्टर होगा कोर्ट में जो बैठा होगा, जो आपकी शादी का रजिस्टर्ड करेगा, उसके पास जाके अपनी जो है डिटेल्स एंटर करवा दो रजिस्टर्ड में, और हम ऐसा मान लेंगे कि आपकी शादी जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। और ये आगे ही कहता है, notwithstanding anything contained in subsection 1, the state government may, if it is opinion necessary or expedient so to do, अगर बहुत जरूरत लगती है उन्हें, provide that provide that the entry of particulars referred to subsection shall be compulsorily in the state or in any part thereof। यानी कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे, देखो वैसे तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिजेस कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो ये एक्ट उसको पावर देता है कि वो ऐसा कानून निकाल देगी, ऐसा रूल निकाल देगी जिसके तहत तो उनका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी हो जाएगा। अब जिस स्टेट में, मान लो यूपी में अगर आप शादी करते हो और यूपी की गवर्नमेंट चाहती है कि आपकी मैरिज रजिस्टर्ड हो, तो वो एक रूल निकाल देगी जिसके तहत वो ये कह देगी कि भाई अब जो है जितने भी शादियां होंगी वो सारी रजिस्टर करवानी पड़ेंगी। देखो रूल बनाने की पावर उनको सबसेक्शन 1 में दे दी है, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स, ठीक है। लेकिन सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि अगर आप रूल बना के ना उसको कंपलसरी कर सकते हो कि भी हर किसी को अपनी शादी रजिस्टर करवानी ही पड़ेगी। तो क्या पूरे स्टेट में करवाएगी? नहीं, वो चाहे तो स्टेट के कुछ हिस्सों में ये रूल बनाएंगे, या हो सकता है पूरे स्टेट में अप्लाई करवा दे उसे। इसके साथ साथ whether in all cases or in such cases may be statewide and wherein such direction has been stood, any person contravening any rule made in this way shall be punishable with fine, which में फाइन कितने का लगेगा? 25 रुपीज है। थोड़ी हंसने वाली बात है, 25 रुपए तो अब बहुत छोटा अमाउंट हो गया है, कोई भी अपनी जेब से 25 रुपए निकाल के यही दे देगा। 25 रुपए का फाइन आज भी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 देख सकते हैं, सिर्फ 25 रुपए का फाइन लगता है। खैर आगे बढ़ते हैं, सरकार चाहे तो इसको चेंज करेगी। All rules made under this section shall be laid before the state legislature as soon as may be after they are made। ये वही है, जितने भी रूल्स बनाए जाएंगे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने उनको रखना पड़ेगा, जैसे ही उनको बना दीजिए उनको ये देखने के लिए कि रूल सही है नहीं है। दूसरा ये आगे बात करता है, देखो द हिंदू मैरिज रजिस्टर्ड शैल बी एट रीजन बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन एंड शैल बी एडमिसिबल एज एविडेंस। देखो एविडेंस की बात आ गई, यहाँ पे एविडेंस एक्ट की बात आ गई है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे नोट डाउन कर लो। एविडेंस एक्ट का एक सेक्शन, कौन सा सेक्शन? यहाँ पे लिखो रीड विद ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं किसी पब्लिक सर्वेंट्स के द्वारा अगर रखे जाते हैं और आप उनकी कॉपीज देना चाहते हो एज एन एविडेंस,
तो अंडर विच सेक्शन कैन यू गिव द एविडेंस ऑफ दोज पब्लिक रिकॉर्ड्स, तो उसकी एक सर्टिफाइड को क्या आप उस पब्लिक रिकॉर्ड को उठा के लेके जाओगे या आपको कोई सर्टिफाइड कॉपी देनी पड़ेगी उसकी? तो देखो, जब भी कभी ऐसा कोई रिकॉर्ड होता है ना, जो पब्लिक सर्वेंट जो कैप्चर करता है अपनी अथॉरिटी के अंदर, तो ऐसे किसी डॉक्यूमेंट्स का अगर आप एविडेंस देना चाहते हो तो उसके एविडेंस को देने के लिए आपको एक सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करनी पड़ती है, और ये आप दे सकते हो अंडर सेक्शन 76, यानी कि 75, सेक्शन 75 ऑफ एविडेंस एक्ट जो होता है, आप लिख लो सेक्शन 75, सेक्शन 75 ऑफ एविडेंस एक्ट, जिसे हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं। अब बीएसए रिप्लेस हो चुका है एविडेंस एक्ट। सेक्शन 75 ऑफ बीएसए आपको ये पावर देता है कि आप जो भी मैरिज रजिस्टर्ड करवाते हो उसके रिकॉर्ड की एक सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन कर सकते हो रजिस्ट्रार से, और उसका एविडेंस दे सकते हो अंडर सेक्शन 76। कि कभी मान लीजिए कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो जाता है कि हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, और हस्बैंड कहता है कि नहीं, ये तो मेरी वाइफ ही नहीं है, तो मैं दूसरी शादी कैसे कहला सकता हूँ, मैं तो दूसरी शादी करी नहीं, वो मेरी पहली शादी है। तो वाइफ क्या कर सकती है कि अगर उनकी मैरिज रजिस्टर्ड हुई होगी तो हस्बैंड के साथ उसकी जो मैरिज हुई है उसका प्रूफ लेने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाएगी, अंडर सेक्शन 75 उनसे सर्टिफाइड कॉपी मांगेगी, और अंडर सेक्शन 76 फिर उस सर्टिफाइड कॉपी को जो है पेश करेगी, कहाँ पर, कोर्ट में, और कोर्ट को बताएगी कि देखिए जनाब, यहाँ पे जो है जनाब, इसमें जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस इंसान के साथ मेरी शादी हुई है, ये मेरा हस्बैंड है और इसने अब दूसरी शादी करी है। तो कोर्ट उसको एज एन एविडेंस वहां पे एक्सेप्ट कर लेगी। इसमें भी जब हम आगे पढ़ेंगे देखो क्लियरली लिखा हुआ है, as an evidence of the statement and certified extracts therefrom shall on application be given by the registrar on payment of prescribed fee। सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट्स उनके दिए जाएंगे, तो यही बात करता है एविडेंस एक्ट भी, कि आप उनकी एक सर्टिफाइड कॉपी लोगे और उसको एज एन एविडेंस आप पेश कर सकते हो। तो ये सिर्फ प्रूफ की बात करता है। सेक्शन 8 ये कहता है कि अगर आप प्रूफ रखना चाहते हो अपनी मैरिजेस का, तो उसके लिए आप जो है अपनी मैरिजेस रजिस्टर करवा सकते हैं, तो ये अभी कंपलसरी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इसे कंपलसरी कर भी सकती है, लेकिन अगर हम रजिस्टर नहीं कराते हैं तो क्या हमारा कोई नुकसान हो सकता है? हम कह सकते हैं हमें फाइन देना पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर लिखा था 25 रुपीज का। स्टेट गवर्नमेंट चाहे कंपलसरी कर सकती है तो हमें पता है, लेकिन अब ये कंपलसरी है या नहीं ये हमें कहाँ से पता लगेगा? तो उसके लिए सबसेक्शन 5 है जो ये कहता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन द वैलिडिटी ऑफ एनी हिंदू मैरिज शैल इन नो वे बी अफेक्टेड बाय द ओमिशन टू मेक द एंट्री। ये कहता है कि भले ही आपके रजिस्ट्रेशन की वजह से आपकी मैरिज का प्रूफ आपके पास होता है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाते हो तब भी इस आधार पे कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आपकी मैरिज को वैलिडिटी को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। यानी कि आपकी जो मैरिज है उसकी वैलिडिटी किसी भी तरीके से इस ग्राउंड पे अफेक्ट नहीं होगी कि आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया या रजिस्ट्रार ने एंट्री नहीं करी, वो भूल गया करना। ठीक है, तो इस ग्राउंड पे हम ये नहीं कहेंगे कि आपकी हिंदू मैरिज जो सोlemनाइज्ड हुई है एचएमए के अंदर वो वैलिड नहीं है। देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब मैंने पहले भी बताया था, नॉट विथ स्टैंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है, यू कैन से इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये कहता है कि भैया मेरी सुनो सिर्फ, और किसी की नहीं। नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, की इस पूरे सेक्शन 8 में जो कुछ भी लिखा हुआ उसको छोड़ो और सिर्फ मेरी मानो, भले ही वो कुछ भी कह रहे हो करने के लिए। लेकिन अगर आपकी शादी हुई है और प्रॉपर रिचुअल्स के साथ हुई है, सेरेमनीज को फॉलो करके हुई है, फिर भी अगर आप उसका रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवा पाए, कोई बात नहीं, आपकी शादी वैलिड ही रहेगी, इनवैलिड नहीं होगी वो। नेक्स्ट हमारा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन को लेके है, ये हम नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट वीडियो में क्लिक करके करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और ऐसी और वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। मैं बहुत ही बारीकी से डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ, और ये सारा जो है ना आपका जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना पढ़ लेना आपको जुडिशरी डेफिनेट है क्लियर हो जाएगी, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, इतना तो पढ़ना पड़ेगा एटलीस्ट आपको, है ना? और जुडिशरी नहीं है, किसी भी एग्जाम के लिए देखो, जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करते चल रहे हो ना, वो टॉप मोस्ट एग्जाम है एलएलबी वालों के लिए। तो अगर जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करो तो इसका मतलब उससे नीचे वाले जितने भी एग्जाम है वो ऑटोमेटिक उसमें कवर हो ही जाएंगे आपके, चाहे वो एपीओ का हो, लीगल रिसर्चर का हो, लीगल कंसल्टेंट का हो, या एनी अदर एग्जाम में। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे।